हिंदी ऑडियो बुक्स सुने और आनंद लें। मैं आपके लिए रोमांचक कहानियाँ, क्लासिक किताबें और प्रेरणादायक लेखन हिंदी में वो भी बिल्कुल मुफ्त लाती हूँ। लेकिन इन ऑडियो बुक्स को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आपका धन्यवाद। आप इन किताबों को इतने प्यार से सुनते हैं, इतने ध्यान से सुनते हैं। यही मुझे और मेहनत करने की प्रेरणा देता है। अगर आपको ऑडियो बुक्स पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलकर कहानियों को जिंदा रखते हैं। नेमेसिस रोजाना रात 8 बजे इस चैनल पर स्ट्रीम हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कहानी का सारांश। मिस मार्पल को उनके मित्र मिस्टर जेसन राइफियल का एक पत्र मिलता है, लेकिन मिस्टर राइफियल अब जीवित नहीं है और ये पत्र उनके वकीलों के माध्यम से उन्हें दिया जाता है। पत्र में मिस्टर राइफियल ने लिखा है कि उन्हें एक रहस्य सुलझाना होगा, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। न अपराध का विवरण, न स्थान और न ही ये कि अपराध किसके खिलाफ हुआ था। और उन्होंने बस इतना कहा कि यह न्याय दिलाने का मामला है। मिस मार्पल को इसके बाद राइफियल के वकीलों द्वारा एक बस यात्रा पर भेजा जाता है, जिसे राइफियल ने अपने मृत्यु से पहले उनके लिए अरेंज किया था। यात्रा के दौरान मिस मार्पल कई अलग अलग यात्रियों से मिलती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ये यात्रा उनके रहस्य से कैसे जुड़ी हुई है। वह मिस्टर राइफियल के पूर्व सचिव एस्थर वॉल्टर्स से भी मिलती है, लेकिन एस्थर को इस बात की कोई जानकारी नहीं होती कि मिस्टर राइफियल किसी अपराध में शामिल थे। उन्होंने केवल इतना बताया कि वह अब उनके साथ काम नहीं कर रही थी। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, मिस मार्पल को महसूस होने लगता है कि ये बस यात्रा केवल एक साधारण भ्रमण नहीं, बल्कि किसी रहस्य की गहरी परतों को उजागर करने की एक योजना है। लेकिन ये रहस्य क्या है और इसका मिस्टर राइफियल से क्या संबंध है? इसे समझने के लिए उन्हें और सुराग जुटाने होंगे। अब मिस मार्पल को इस पहेली को हल करना है और ये पता लगाना है कि न्याय किसे दिलाना है और क्यों। ये अध्याय 7 है। पहले अध्यायों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नेमेसिस अध्याय 7। मिस मार्पल ने दोपहर की सैर को छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने स्वीकार किया कि वह थोड़ी थकी हुई थी और शायद एक प्राचीन चर्च और उसकी 14वीं सदी की कांच की खिड़कियों को देखने से परहेज कर सकती थी। उन्होंने सोचा कि कुछ देर आराम कर ले और फिर मुख्य सड़क पर स्थित उस चायखाने में शामिल हो जाए जिसका जिक्र पहले किया गया था। मिसेस सैंडबॉर्न ने उनकी इस समझदारी से भरी योजना पर सहमति जताई। चायखाने के बाहर एक आरामदायक बेंच पर बैठकर मिस मार्पल ने सोचा कि अब आगे उन्हें क्या करना चाहिए। जब बाकी लोग चाय के समय उनके साथ जुड़े तो मिस मार्पल के लिए ये आसान था कि वह चुपचाप मिस कुक और मिस बैरो के साथ बैठ जाए। चौथी कुर्सी पर मिस्टर कैस्पर बैठे थे, जिन्हें मिस मार्पल ने यह सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं थी कि वे बातचीत को प्रभावित कर सके। टेबल पर थोड़ा झुकते हुए, स्विस रोल का एक टुकड़ा कुतरते हुए, मिस मार्पल ने मिस कुक से कहा, आप जानती हैं, मुझे पूरा यकीन है कि हम पहले कहीं मिल चुके हैं। मैं कब से सोच रही हूँ लेकिन याद ही नहीं आ रहा। अब मैं पहले जैसी अच्छी नहीं रही चेहरों को याद रखने के मामले में, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैंने आपको कहीं तो देखा है। मिस कुक ने दयालु लेकिन संदेह भरी नजर से उनकी ओर देखा। फिर उनकी नजर अपनी मित्र मिस बैरो की ओर गई। मिस मार्पल ने भी मिस बैरो की ओर देखा, लेकिन वहां से कोई मदद मिलने का संकेत नहीं था। मिस मार्पल ने बात जारी रखी, पता नहीं, क्या आपने कभी मेरे गांव में समय बिताया है? मैं सेंट मेरी मीड में रहती हूँ। एक छोटा सा गांव है, हालांकि अब पहले जितना छोटा नहीं रहा। हर जगह नई इमारतें बन रही है। ये मच बेनम से बहुत दूर नहीं है और लोमाउथ के समुद्र तट से 12 मील की दूरी पर है। ओह,
मिस कुक ने कहा। ब्लू माउथ? हाँ, शायद। अचानक मिस मार्पल ने खुशी से कहा, अरे हाँ, अब मुझे याद आया। मैं एक दिन अपने बगीचे में थी और आप वहां से गुजरते हुए मुझसे बात करने के लिए रुकी थी। आपने कहा था कि आप वहां एक दोस्त के साथ रह रही थी। अरे हाँ, मिस कुक ने कहा, अब मुझे याद आ रहा है। कितनी बेवकूफी है मेरी, मैं आपको पहचान ही नहीं पाई। हमने बागवानी से जुड़ी परेशानियों के बारे में बातें की थी। खासकर अच्छे माली मिलना कितना मुश्किल हो गया है। हाँ, लेकिन आप वहां रहती नहीं थी। मुझे लगता है आप किसी के साथ ठहरी हुई थी। मिस कुक थोड़ा हिचकिचाई, मानो किसी नाम को याद करने की कोशिश कर रही हो। हाँ, मैं क्या वो मिसेस सदरलैंड थी? मिस मार्पल ने सुझाया। नहीं नहीं, वह थी मिसेस हेस्टिंग्स, मिस बैरो ने अचानक दृढ़ता से कहा, चॉकलेट केक का टुकड़ा उठाते हुए। ओ हाँ, वो नई बनी कॉटेजेस में से एक। मिस मार्पल ने सहमति से सिर हिलाया। हेस्टिंग्स, मिस्टर कैस्पर ने अचानक कहा। वह खुशी से मुस्कुराए। मैं तो हेस्टिंग्स गया हूँ। मैं ईस्टबॉर्न भी गया हूँ। वह फिर से मुस्कुराए। समुद्र के पास बहुत अच्छा लगता है। कितना अजीब संयोग है, मिस मार्पल ने हल्के से कहा। दुनिया कितनी छोटी है ना? ओ खैर, हम सभी को बगीचे से बहुत लगाव है, मिस कुक ने अस्पष्ट रूप से कहा। फूल बहुत सुंदर, मिस्टर कैस्पर बोले। मुझे बहुत पसंद। वह फिर से मुस्कुराए। कई दुर्लभ और खूबसूरत पौधे होते हैं, मिस कुक ने जोड़ा। इसके बाद मिस मार्पल ने बागवानी से जुड़ी कुछ तकनीकी बातें छेड़ दी। मिस कुक ने रुचि के साथ जवाब दिया। मिस बैरो ने बीच बीच में अपनी राय दी। मिस्टर कैस्पर चुपचाप मुस्कुराते रहे। बाद में जब मिस मार्पल रात के खाने से पहले अपने कमरे में आराम कर रही थी, तो उन्होंने इस बातचीत पर दोबारा विचार किया। मिस कुक ने स्वीकार कर लिया था कि वह सेंट मेरी मीड में थी। उन्होंने ये भी स्वीकार किया था कि वह मिस मार्पल के घर के सामने से गुजरी थी, और ये एक संयोग था। मिस मार्पल ने इस शब्द को मन ही मन दोहराया, जैसे कोई बच्चा लॉलीपॉप को मुंह में घुमाकर उसका स्वाद पहचानने की कोशिश कर रहा हो। क्या ये वास्तव में संयोग था, या फिर वह किसी कारण से वहां आई थी? क्या उन्हें वहां भेजा गया था? किस उद्देश्य से? क्या यह सोचना बिल्कुल मूर्खता थी? कोई भी सहयोग, मिस मार्पल ने खुद से कहा, हमेशा ध्यान देने लायक होता है। अगर वह केवल एक सहयोग ही निकले, तो उसे बाद में नजरअंदाज किया जा सकता है। मिस कुक और मिस बैरो एकदम सामान्य दोस्त लग रहे थे, जो हर साल इस तरह की यात्रा करते थे। पिछले साल वे एक हेलेनिक क्रूज पर गए थे, उससे पहले हॉलैंड में फूलों के टूर पर, और उससे भी पहले उत्तरी आयरलैंड में। वे पूरी तरह से साधारण और अच्छे लग रहे थे, लेकिन मिस कुक, ऐसा लगा जैसे वह एक पल के लिए सेंट मेरी मीड जाने की बात को नाकारने वाली थी। उन्होंने मिस बैरो की ओर इस तरह देखा, जैसे ये समझने की कोशिश कर रही हो कि उन्हें अब कहना क्या चाहिए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मिस बैरो उनकी वरिष्ठ साथी थी। लेकिन हो सकता है कि मैं अब केवल कल्पना कर रही हूँ, मिस मार्पल ने सोचा। हो सकता है इसका कोई भी मतलब ना हो। अचानक उनके दिमाग में खतरा शब्द आया। मिस्टर राइफियल ने अपने पहले पत्र में इस शब्द का इस्तेमाल किया था, और अपने दूसरे पत्र में उन्होंने किसी अभिभावक देवदूत की बात की थी। क्या वे इस मामले में किसी खतरे की ओर बढ़ रही थी? और क्यों? किससे? मिस कुक और मिस बैरो से तो नहीं। वे तो बिल्कुल साधारण जोड़ी लग रही थी, लेकिन फिर भी। मिस कुक ने अपने बाल रंगे थे और हेयर स्टाइल भी बदल लिया था। अपनी पहचान छुपाने की पूरी तरह कोशिश की थी। ये अजीब नहीं था क्या? और फिर मिस्टर कैस्पर थे। अगर किसी को खतरनाक मानना हो तो उन्हें मानना चाहिए। क्या वे सच में उतनी ही कम अंग्रेजी जानते थे जितना वे दिखा रहे थे? मिस मार्पल को अब उन पर शक होने लगा। मिस मार्पल कभी भी अपनी विक्टोरियन मानसिकता को पूरी तरह छोड़ नहीं पाई थी, खासकर विदेशियों के मामले में।
उनके बारे में कभी निश्चित नहीं रहा जा सकता था। ये सोचना पूरी तरह से बेतुका था, क्योंकि उनके कई विदेशी मित्र भी थे। लेकिन फिर भी मिस कुक, मिस पैरो, मिस्टर कैस्पर, वह युवा लड़का जिसके बाल बेतरतीब थे, एमलिन कुछ, एक क्रांतिकारी, और मिस्टर व मिसेस बटलर, वे अच्छे अमेरिकी जोड़े, लेकिन शायद जरूरत से ज्यादा अच्छे। नहीं, मिस मार्पल ने खुद को झकझोरते हुए कहा, मुझे खुद को संभालना होगा। उन्होंने अपनी यात्रा के कार्यक्रम की ओर ध्यान दिया। अगले दिन का कार्यक्रम काफी थका देने वाला लग रहा था। सुबह जल्दी निकलकर घूमने जाना, दोपहर में समुद्री किनारे के पथ पर लंबी और कठिन सैर, जहाँ कुछ दुर्लभ समुद्री फूल भी थे। ये सब बहुत थकाने वाला हो सकता था, लेकिन यात्रा कार्यक्रम में एक सुझाव भी दिया गया था। अगर कोई आराम करना चाहे तो होटल गोल्डन बोर में रुक सकता है, जहाँ एक सुंदर बगीचा था, या फिर एक छोटा सा 1 घंटे का भ्रमण कर सकता था, जो पास के किसी दर्शनीय स्थल तक जाता था। मिस मार्पल ने सोचा कि शायद वे यही करेंगी, लेकिन उन्हें तब पता नहीं था कि उनकी योजनाएं अचानक बदलने वाली है। अगले दिन मिस मार्पल गोल्डन बोर होटल में अपने कमरे से नीचे आई। उन्होंने लंच से पहले हाथ धो लिए थे और अब भोजन कक्ष की ओर बढ़ रही थी, जब अचानक एक महिला जिसने ट्वीड कोट और स्कर्ट पहन रखी थी, थोड़ी घबराई हुई से उनके पास आई और उनसे बोली, माफ कीजिए, क्या आप मिस मार्पल हैं? मिस जेन मार्पल? मिस मार्पल ने हल्की हैरानी के साथ जवाब दिया, हाँ, यही मेरा नाम है। मेरा नाम मिसेस ग्लीन है, लवीनिया ग्लीन। मैं और मेरी 2 बहनें यहाँ पास ही में रहती हैं, और मैं, खैर, हमें पता चला कि आप यहाँ आ रही हैं। मिस मार्पल ने चौंक कर पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ आ रही हूँ? दरअसल हमारे एक पुराने मित्र, उन्होंने हमें लिखा था। वो काफी पहले, शायद 3 हफ्ते पहले, उन्होंने हमें इस तारीख को याद रखने के लिए कहा था, फेमस हाउसेस एंड गार्डन्स टूर की तारीख। उन्होंने लिखा था कि उनके एक बहुत अच्छे दोस्त या शायद कोई रिश्तेदार, मुझे ठीक से याद नहीं, इस टूर पर होंगे। मिस मार्पल का आश्चर्य और बढ़ गया। आप मिस्टर राइफियल की बात कर रही हैं? आप मिस्टर राइफियल की बात कर रही हैं? मिस मार्पल ने पूछा। ओ मिस्टर राइफियल, मिस मार्पल ने धीरे से कहा, आपको पता है कि उनकी मृत्यु हो गई? मिसेस ग्लीन ने कहा, हाँ, बहुत दुखद। उनके पत्र के आने के ठीक बाद हुआ, शायद बहुत जल्द ही, जब उन्होंने हमें लिखा था। लेकिन हमें ऐसा लगा कि उनकी बात को पूरा करना बहुत जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया था कि शायद आप हमारे घर में 2 रातों के लिए ठहरना चाहेगी। इस टूर का ये हिस्सा काफी थका देने वाला है, आप समझ सकती है। युवाओं के लिए तो ये ठीक है, लेकिन किसी उम्र दराज व्यक्ति के लिए ये बहुत कठिन हो सकता है। इसमें कई मील पैदल चलना पड़ता है और खड़ी चट्टानों पर चढ़ना भी शामिल है। मेरी बहनें और मैं बहुत खुश होंगे अगर आप हमारे घर पर ठहरें। हमारा घर होटल से बस 10 मिनट की दूरी पर है और हम आपको यहाँ कई दिलचस्प चीजें दिखा सकते हैं। मिस मार्पल एक पल के लिए झिझकी। उन्हें मिसेस ग्लीन का व्यक्तित्व अच्छा लगा, गोल मटोल, मिलनसार और भले ही थोड़ी संकोची, लेकिन ईमानदार स्वभाव की। इसके अलावा ये तो फिर से मिस्टर राइफियल की कोई योजना लग रही थी। शायद ये अगला कदम हो सकता था। हाँ, निश्चित रूप से ऐसा ही था। फिर भी उन्हें न जाने क्यों हल्की सी घबराहट महसूस हुई। शायद इसलिए कि अब वह टूर ग्रुप के लोगों के साथ सहज हो गई थी। 3 दिन ही सही, लेकिन अब वह खुद को इस समूह का हिस्सा समझने लगी थी। मिस मार्पल ने मिसेस ग्लीन की ओर देखा, जो चिंतित नजरों से उनकी ओर देख रही थी। बहुत धन्यवाद, ये आपका बड़ा स्नेह है। मैं खुशी खुशी आपके साथ चलूंगी, मिस मार्पल ने मुस्कुराते हुए कहा।